Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorial and explained discussion of Indian Express of 16 January. और स्टार्ट करने से पहले आज का कोट बाय विल रॉजर्स, हु आर फेमस अमेरिकन एक्टर एंड अ कॉलमनिस्ट. तो द कोट सेज दैट डोंट लेट येस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे. यानी आपका जो कल था उसको आज के ऊपर हावी मत होने दो. नई सुबह, नया दिन है, नए से स्टार्ट करो एंड कीप अप द मोमेंटम. ओके. एंड एक और चीज़, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द पीपल हु हैव बीन ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चंस. इससे आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी. सो पीपल लाइक शिवांगी सोनी, आर रावली काफ़ी ज़्यादा आंसर्स कर रहे हैं. एंड ऑल्सो आई अप्रिशिएट आंसर्स ऑफ प्रमोद मिश्रा, सुमन्यु, ऋषु सिंह, प्रियांशी. तो यही तरीका है, आप आंसर्स देते रहिए. आज भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड एक दूसरे के आंसर्स रिव्यू ज़रूर कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकें. ठीक है. एंड एड देम टू योर नोट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल्स ऑफ टुडे. तो पहला जो एडिटोरियल आया वो आया है वैक्सीन प्लस, और ये के श्रीनाथ रेड्डी का एडिटोरियल है, who is a cardiologist and epidemiologist at Public Health Foundation of India. तो बेसिकली वैक्सीनेशन का मैंने आपको जैसे कल बताया था कि एक ही मुद्दे पे आपको कई कई एंगल्स देखने को मिलते हैं एडिटोरियल सेक्शंस में. तो वैक्सीनेशन के हम पहले एडिटोरियल्स देख चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने क्या देखा था कि क्या चैलेंजेस हैं, और अभी जैसे नया ड्राइव शुरू हो रहा है तो क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं और लोगों को क्या क्या उसमें फैक्ट शीट्स वगैरह के थ्रू समझाया गया है. ठीक है. और कैसे दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें थी. अब जो आज का आया है ये थोड़ा साइंटिफिक टाइप का है, बायोलॉजी वगैरह का इसमें एंगल लिया गया है, न्यूट्रिशन का एंगल लिया गया है. तो आप इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा. ओके. तो इस आर्टिकल में अब सबसे पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जो कोविड वैक्सीन दी जाएगी उसकी इम्यूनिटी कितने टाइम तक लास्ट करेगी, और क्या इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग होने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं. ठीक है. तो इसमें इन्होंने कहा कि आप बाकी सारी चीज़ें देख रहे हो, आप वैक्सीन की एफिकेसी देख रहे हो, लेकिन आपने न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया है. ठीक है. अब यहाँ पे इन्होंने कई सारी इम्यूनिटीज़ भी डिस्कस की हैं. ठीक है. मैंने आपको बताया बायो के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो बेसिकली जो इम्यूनिटीज़ होती है वो होती है नेचुरल या फिर इनेट इम्यूनिटी, जो कि आपको बर्थ से ही मिलती है. ठीक है. और धीरे धीरे आपकी खुद भी डेवलप होती है, पर वो नेचुरल वाली आपके अंदर से आती है. और एक होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है. तो ये आप पूरी लाइफ में जब आपको अलग अलग डिजीज़ वगैरह होती है और उसके अगेंस्ट जब आपकी बॉडी फाइट करती है, तो वो जो अडेप्ट करती है इम्यूनिटी, उसको अडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं. अब ये इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, एक सेल्यूलर होती है और एक ह्यूमरल होती है. ठीक है. ये चीज़ भी अभी इसमें आर्टिकल में डिस्कस की जाएगी. ओके. सो मैं आपको बताती जाऊँगी. फाइन. तो अब क्या बात है कि न्यूट्रिशन दोनों चीज़ में इंपॉर्टेंट है, चाहे नेचुरल इम्यूनिटी हो चाहे अडेप्टिव इम्यूनिटी हो. ठीक है. तो अभी क्या हो रहा है कि हम इसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं. अब वैक्सीन का काम क्या है? वैक्सीन का काम है केवल एंटीजेनिक स्टिमुलस देना कि बॉडी रिएक्ट करे. तो क्या होता है कि जब एंटीजन आता है बॉडी में तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है. ठीक है. तो एंटीबॉडीज़ को जब डायरेक्टली दिया जाता है, जिसको पैसिव इम्यूनिटी फिर कहते हैं, तो उसमें तो क्या होता है कुछ टाइम के लिए आपके अंदर एंटीबॉडीज़ रहती हैं, पर जब हमारी बॉडी वैक्सीन में एंटीजन्स आते हैं उनको रिएक्ट करती है तो उसकी एक मेमोरी बन जाती है और फ्यूचर में हमें वो प्रॉब्लम फिर नहीं होती है. ठीक है. तो अब बॉडी इस पर कैसे रिएक्ट करेगी ये उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. तो अगर डाइट आपकी डेफिशिएंट है, अगर वाइटल न्यूट्रिएंट्स में, तो फिर वो प्रॉपर रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी, और हो सकता है उसकी वजह से और ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो, और जो आपको एंटीजेंस दिए भी जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके इम्यूनिटी ब्लॉक्स जो है उनको कंज्यूम कर ले ताकि सही रिस्पॉन्स ना दे पाए. ऐसा वैसे नॉर्मली कब होता है? जब आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं. ठीक है. तो डाइट जो है उसमें आपका खासकर एक गट माइक्रोबायोम भी एक चीज़ होती है जो कि ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है. गट माइक्रोबायोम क्या होते हैं? ये ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो जो हेल्दी माइक्रोबायोम होता है आपके गट में, जो हेल्दी माइक्रोबायोम होता है वो फाइबर्स के ऊपर सर्वाइव करता है. ठीक है. और फाइबर्स आपके प्लांट सोर्स्ड जो सोल्यूबल फाइबर होता है डाइट में, उससे वो काम करता है. ठीक है. और ये मतलब काम कब नहीं करते, या फिर ये माइक्रोबायोम्स कब यूजफुल नहीं रह जाते हैं? जब इनको डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है बाय मोर कंजम्पशन ऑफ एक्सेस शुगर, ट्रांस फैट. देखो रीजन है कि आपको ये सारी चीज़ें खाने के लिए मना करते हैं क्योंकि जो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जंक फूड होते हैं, उसमें यही सब होता है, शुगर, ट्रांस फैट और प्रोसेस्ड मीट वगैरह, अल्कोहल, टोबैको. तो इन सब से आपका गट माइक्रोबायोम पे इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है. तो कई सारी स्टडीज़ हुई हैं पोलियो, कोलेरा और रोटा वायरस से लेके, जहाँ पे ये देखा गया है कि जब की न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट में नहीं होते हैं तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. ठीक है.
तो डाइटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी एक ऑब्वियस मतलब एक है कि अगर आपकी प्रोटीन्स में अगर डेफिशिएंसी होती है तो उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ भी जो होती है वो प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें आपको कंज्यूम कर, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब कोरोना का अटैक हुआ था तो आपको कह रहे थे कि जिंक, विटामिन सी और ये सारी आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लीजिए, मेडिसिन लीजिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जिंक और सेलेनियम हो गया। तो इससे क्या होता है, ये वैक्सीन एफिकेसी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इन सब मिनरल्स का लेने का रीज़न भी है। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर वैक्सीन एफिकेसी और किस तरीके से हर मिनरल इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। इसके अलावा जिंक और सेलेनियम से आपकी नेचुरल इम्यूनिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो आपको बर्थ से जो इम्यूनिटी मिली है आपके पेरेंट्स से, जेनेटिकली आपको मिली हुई है, उसके अलावा आप इन सब से जिंक और सेलेनियम से अपनी नेचुरल इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से विटामिन ई भी जो है, विटामिन ई भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ओके। अब जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल कंपोनेंट है हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पांस का, वो है सेल्यूलर इम्यूनिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि अडेप्टिव इम्यूनिटी का एक कंपोनेंट है सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो ये एक्चुअली में हमारे टी सेल्स से आता है। टी सेल्स, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बायो का बता देती हूँ, ये आपके काफ़ी काम की चीज़ है। टी सेल्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं किलर टी सेल्स और एक होते हैं हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। अब हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, ये बेसिकली बी सेल्स की हेल्प करते हैं। बी सेल्स वही होते हैं जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में आपके काम आते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। मैंने आपको कहा था कि अडेप्टिव इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, सेल्यूलर और ह्यूमरल। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है वो एकदम से सडनली रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। अगर कोई भी जैसे नेचुरल इम्यूनिटी होती है तो वो एक जनरल टाइप की इम्यूनिटी होती है, जैसे आपका म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह हो गई, आपकी स्किन हो गई। तो अब बाहर से जब भी कोई ऐसा एंटीजन पैथोजन आएगा तो एक जनरल रिस्पॉन्स आपको देगी। लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या करती है, वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करती है। जब स्पेसिफिक एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीजन या स्पेसिफिक पैथोजन आता है तो उसके लिए रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, ठीक है। अब उसमें भी जो ह्यूमरल वाला होता है वो एकदम इंस्टेंटली रिस्पॉन्स देता है, जो कि बी सेल्स ट्रिगर करते हैं। और जो आपका सेल्यूलर इम्यूनिटी होती है, ये आपकी कुछ इसको एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, लेकिन ये आपकी हमेशा के लिए परमानेंट रहती है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी इम्यूनिटी का। याद रखना, टी सेल से जनरेट होती है सेल्यूलर इम्यूनिटी और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो जब वैक्सीन दी जाएगी तो आपको एक डोज नहीं दिया जाएगा, थोड़े थोड़े टाइम में आपको डोजेस रिपीट करवाए जाएंगे, ठीक है। ये आपको कल भी बताया था कि हर वैक्सीन का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहता है, उसके बाद में उसको रिपीट किया जाता है। पोलियो टाइप की वैक्सीन ही होती हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए लास्ट करती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब बार बार आपको दिया जाएगा तो आपकी सेल्यूलर इम्यूनिटी डेवलप होगी, ओके। तो अब रिसर्चर्स का कहना है कि केवल डीएनए वैक्सीन इंपॉर्टेंट नहीं है और उसके लिए आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि फिर डीएनए वैक्सीनेशन की हेल्प से फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचा जा सके, ओके। अब ऑथर का कहना है कि देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि जब मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है तो उस टाइम पे न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, न्यूट्रिएंट्स भी आपको साथ में दिए जाएं, लेकिन थोड़ी बहुत न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की जा सकती है। तो अब इन्होंने कुछ वे फॉरवर्ड दिए, ये भी आपके काफ़ी काम आएंगे कि एक्चुअली में हमको क्या ज़रूरत है, अपने पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, जो कि हमारे एग्रीकल्चरल प्रायोरिटीज़ पे इम्पैक्ट डालती है और जो कि हमारे फूड सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, ओके। तो लोगों को इस तरीके से इनेबल किया जाए कि वो हेल्दी डाइट ले, ताकि ऐसे माइक्रोबियल इन्फेक्शन से वो फाइट कर सकें और जब वैक्सीन्स दी जाए तो उनका इम्यून रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, ओके। तो क्या अभी हमारा एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम उसके लिए कन्फिगर्ड है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं, अभी हमारा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो हम सीरियल्स वगैरह खाते हैं दे आर स्ट्रिप्ड ऑफ फाइबर, मतलब उसमें फाइबर कंटेंट काफ़ी कम रहता है। और जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं तो उसमें तो वही है कि आपके सही न्यूट्रिएंट्स जा नहीं रहे हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स की हमको ज़रूरत है जो कि पल्सेस में रहते हैं, मिलेट्स, फ्रूट्स में रहते हैं, वेजिटेबल्स, नट्स और फिशेस में रहते हैं, जो कि हमको प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स देते हैं, उनको ज़्यादा अभी हमारे फूड प्रोग्राम वगैरह में यूज़ नहीं किया जाता है। इनफैक्ट ऑथर ने ये भी बताया है कि वैसे एग्स कई जगहों पे दिए जाते थे, मिड डे मील्स में, स्कूल्स में दिए जाते थे, लेकिन अब उसको भी हटा दिया गया है कई स्कूल्स में, डिस्पाइट देयर बीइंग पावर पैक्ड विद द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नीडेड फॉर इम्यूनिटी। तो अभी आपने सुना भी होगा, जब कोरोना के लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा था हॉस्पिटल्स वगैरह में भी डेली पेशेंट्स को एग्स दिए जा रहे थे, ओके। अब इसके अलावा इन्होंने एक एंगल उठाया है जो कि काफ़ी डिफरेंट है, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को भी हमको इसमें कंसिडर करना पड़ेगा हमारे फूड सिस्टम और न्यूट्रिशन में, क्योंकि एक स्टडी हुई थी जिसने कहा था कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट 2050 पे 50 तक काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा और जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी हमारे स्टेपल्स की वो कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि और ज़्यादा जिंक डेफिशिएंट पर्सन्स, प्रोटीन डेफिशिएंट पर्सन्स, यहाँ पे वैसे
इनका आपको फैक्ट्स भी दिए गए हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट किया गया है कि उस टाइम तक कितने हो जाएंगे आयरन डेफिशिएंट। तो आई एम नॉट गोइंग टू द फिगर्स, आप चाहें तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या ज़रूरत है, स्टडी ने ये कहा था कि क्रॉप प्रोडक्शन को अभी से डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है ताकि हम क्लाइमेट चेंज से भी कॉम्बैट कर सकें और साथ में हम अपने फूड सिस्टम को भी इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई किया जाए और जो राइस कल्टिवेशन है उसको रिप्लेस किया जाए विथ मिलेट्स एंड सोरगम। ठीक है, तो ये वही है कि पानी कम लेंगे और ज़्यादा न्यूट्रिशियस होंगे। ठीक है, और इरिगेशन डिमांड भी कम हो जाएगी, उससे एनर्जी यूज़ और ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम हो जाएगा और इससे इंडिया का जो क्लाइमेट रेजिलियंस है वो भी बढ़ जाएगा विदाउट रिड्यूसिंग आवर कैलोरी प्रोडक्शन और रिक्वायरिंग मोर लैंड। ओके, और जो सबसे बड़ा चैलेंज पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में है दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इजीली अवेलेबल और अफोर्डेबल फूड सोर्सेज। जो आसानी से अवेलेबल हो जाए फूड सोर्सेज वो अभी भी हमारे पास में उसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है। ओके, और जिसकी वजह से वो बैलेंस डाइट लोग नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से डाइट वगैरह अच्छी नहीं रहती है और इसलिए ऐसी डाइट्स बनाना ज़रूरी है जो कि प्लांट बेस्ड हो ज़्यादा, तो वो न्यूट्रिशनली भी अप्रोप्रिएट है और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल भी है। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को रेगुलेट करना चाहिए और उसको टैक्स करना चाहिए, उनका प्रोडक्शन प्रमोशन कंजम्पशन ताकि कम हो जाए। ऑल्सो अगर मतलब हम चाहते हैं जूनोटिक इन्फेक्शंस ना हो तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम प्लांट बेस्ड डाइट ही लें। ओके, और इसका बोनस हमको कहाँ पे मिलेगा, क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिव्यू द परेड। अब खासकर कोविड टाइम पे ये जो हमारे यहाँ पे रिपब्लिक परेड हो रही है तो उसको यहाँ पे रिव्यू करने की बात की है, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ओके, तो अब परेड का टाइम आ रहा है और साथ में बजट का भी आ रहा है। तो ऑथर ने सबसे पहले ये कहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद से या फिर जब पहला बजट पेश किया गया था नवंबर 26, 1947, उसके बाद से ये पहली बार है कि इंडिया जो है एनुअल बजट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट नहीं करेगा। और ये स्टेप क्यों उठाया गया है, बिकॉज ऑफ कोविड। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्रिंट किया जाता है इन डॉक्यूमेंट्स को उसकी वजह से करीब 100 ऑफिशियल्स को आइसोलेशन में रखा जाता है इन क्रैम्ड कंडीशंस इन नॉर्थ ब्लॉक फॉर ऑलमोस्ट अ फोर्टनाइट, यानी लगभग 15 दिन के लिए उनको वहाँ पे इस तरीके से आइसोलेशन में रखा जाता है। तो ऐसा स्टेप उठाना कि केवल मतलब प्रिंट नहीं किया जाएगा, केवल डिजिटाइज्ड वे में प्रेजेंट किया जाएगा, सो दिस इज़ अ कमेंडेबल स्टेप। और अगर इसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो हमको एक और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है रिपब्लिक डे परेड की, उसको भी हमको एक बार रिव्यू करना चाहिए बिकॉज ऑफ द रीजंस विच कैन बी क्लस्टर्ड एज कोविड प्लस। कोविड प्लस कह रहे हैं ऑथर क्योंकि इसके कई सारे रीजंस है कोविड प्लस कहने के, कि एक तो ऑलरेडी कंडीशंस मतलब दूसरी कंडीशंस भी खराब है जो कि यहाँ पे रिव्यू की जाएगी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव वगैरह से भी देखा जाए, और सेकेंडली ये कहा जा रहा है कि अभी जुलाई के बाद से सेकेंड वेव शुरू हो गई है, तो दैट इज़ वाई ही इज़ क्लस्टरिंग द रीजंस एंड कॉलिंग देम एज कोविड प्लस। ओके, तो अब इन्होंने कहा कि ऑलरेडी कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे परेड को ऑलरेडी ट्रिम कर दिया गया है कि वैसे रेड फोर्ट तक जाती थी तो अब इंडिया गेट तक जाएगी, और एक कंटिजेंट में जैसे 144 लोग रहते थे तो फिर उसमें घटा के उसको 96 कर दिया है, और विजिटर्स भी केवल 25,000 रखे गए हैं। और दूसरे देशों ने भी स्टेप उठा लिए, जैसे यूके से बोरिस जॉनसन ने आने से मना कर दिया है अपना पार्टिसिपेशन देने से। तो इनका कहना है कि और भी इस तरीके के स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। तो नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द रिपब्लिक डे परेड और उसका सिंबोलिज्म क्या है उसको भी समझने की हमको ज़रूरत है। ओके, और ये अभी परेड को कंडक्ट भी कब किया जा रहा है, जब इस टाइम पे वायरस की स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है, एंड दिस इज़ एन एम्पेरिकल रियलिटी, यानी कि ऑथर का कहना है कोई केवल एक आइडिया नहीं है, इसको मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखा भी जा रहा है कि सेकेंड वेव आ रही है और काफ़ी डेंजरस भी है। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल अभी परेड की प्रैक्टिस के टाइम पर भी देखने को मिल गया था, जब 150 लोग करीब आए थे, दिल्ली आए थे परेड की प्रैक्टिस करने के लिए, और सबके सब पॉजिटिव पाए गए थे और उनको क्वारंटीन कर दिया गया था। ओके, तो अब ऐसे टाइम पे आप इतने सारे मार्चिंग कंटिजेंट्स लेकर आओगे, स्टेट टेबलोज वगैरह लेकर आओगे, साथ में 25,000 इनवाइटीज, और वो 4 घंटे का पूरा प्रोग्राम चलेगा, ओपन एयर इवेंट रहेगा, और भले अगर उन लोग सब मास्क भी पहने हुए हों, सब मास्क हों, फिर भी ये इतना ज़्यादा प्रूडेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड है कि कोविड इन्फेक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। सो इज़ इट डिज़ायरेबल? सो ऑब्वियसली इट्स नॉट डिज़ायरेबल। तो अब ऑथर कह रहे हैं कि ये जो 2021 की परेड है ये हालांकि स्टैंड अलोन है, लेकिन इससे दो जुड़े हुए दूसरे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से एक ये डिबेट वाइडर हो जाती है। तो सबसे पहला इन्होंने उठाया है सिंबलिज्म ऑफ द परेड एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो ये बात तो ऑब्वियस है कि कुछ सालों से इसकी पेजेंट्री यानी जो प्रोसेशन निकाला जाता है, जो जुलूस निकाला जाता है, कलर्स एंड स्पेक्टिकल, इसकी वजह से रिपब्लिक डे परेड जो है ये एक बहुत डिस्टिंक्टिव इवेंट हो गया है और इसको ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया जाता है ऑन हाउ इट इज़ कंडक्टेड।
तो इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था जनवरी 1950 में, इसका सिंबलिज्म समझा रहे हैं कि 1950 में जनवरी 26 को जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, जिससे इंडिया सोवरेन रिपब्लिक बना था, एंड इट देयर बाय शेडेड द लास्ट फॉर्मल कॉलोनियल लिंक, जो हमारी लास्ट बची हुई ब्रिटिश एरा की लिंक्स थी उसको हमने शेड कर दिया था। तो इस वजह से ये डे काफ़ी ज़्यादा, ये दिन हमारे लिए, कंट्री के लिए और सिटीजन्स के लिए स्पेशल है। लेकिन अब आप ये सोचो कि शुड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो कि अपनी सोवरेंटी और कमिटमेंट को सेलिब्रेट कर रही है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट कर रही है, आप सोवरेंटी को सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर एम्फेसिस डाल के। ओके, तो एक तरीके से ये यहाँ पे एक आयरनी दिखा रहे हैं कि आप सेलिब्रेट तो अच्छी चीज़ कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को, सोवरेंटी, रिपब्लिक को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन आप किसके ऊपर एम्फेसिस डाल रहे हो इन सब प्रोसेशंस में? अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर। ओके, तो पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, कि मतलब इसका सिंबलिज्म जो है उसको हमको समझने की ज़रूरत है कि क्या था और हमने उसे क्या बना दिया है। सेकेंडली, अब ये कह रहे हैं कि जो परेड है कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव इवेंट होता है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जाता है, स्टेट का भी जाता है, और एक पूरी एक कॉम्प्लिकेटेड एक बजट एक्सरसाइज की जाती है कि किस तरीके से मतलब इस पे इसको कंडक्ट किया जाए। तो एक आरटीआई इंक्वायरी भी हुई थी, ये यहाँ पे इन्होंने कुछ फिगर भी कोट किया है जिसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर रहता है इस परेड में। तो इनका कहना है कि ये 2001 के कंपैरिजन में जो उस टाइम पे 145 करोड़ का होता था, वो बढ़ गया 2014 में 320 करोड़ का हो गया था। और इसमें भी अगर वीआईपी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ट्रैफिक डाइवर्जन वगैरह ये सब बढ़ा दिया जाए तो ये कह सकते हैं जो पिछले साल का परेड हुआ था वो करीबन उसका कॉस्ट 500 करोड़ था। ठीक है, तो अब देखो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक तरफ हम इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हमारा ग्रैंड्योर दिखाने के लिए, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के जो कॉफर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है। क्यों? अभी एक तो कोविड-19 की वजह से, और दूसरा डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है कि अब नया तरीका निकाला है कि इनोवेटिव वेज को यूज़ किया जाए ताकि हम अपने आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके। तो ऑलरेडी हमारे ऊपर दूसरी चीज़ों का स्ट्रेन है और हम उस टाइम पे ऐसी इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेंडिचर वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक और चीज़ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट उठाई है कि इंडिया में करीब 33 सैनिक स्कूल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे यंग बॉयज़ को ट्रेन किया जाता है मिलिट्री के लिए, और ये पहले स्कूल्स जो आए थे वो 1960-61 में आए थे, और यहाँ से कई सारे हज़ारों मतलब बच्चे निकले हैं जो कि ऑफिसर्स बने हैं और उन्होंने मतलब नेशन को प्राउड फील करवाया है। और अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि इन स्कूल्स को बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि बस इसलिए कि उनको डेवलप करने के लिए, उनको चलाने के लिए हमारे पास में फंड्स नहीं है, एंड मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ ₹6 करोड़ इज नॉट अवेलेबल टू रन। और इसका एक एग्जाम्पल है केरला के कजकूटम स्कूल। तो केवल 33 स्कूल है, लेकिन उनको भी अब हमको शट डाउन करना पड़ रहा है क्योंकि हम 6 करोड़ का अमाउंट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे हमारा 500 करोड़ का अमाउंट केवल दिखावे में जा रहा है। ओके, तो अब इन्होंने एक सजेशन दिया है यहाँ पे, तो इट इज़ अ लिमिटेड सजेशन कि इस बार की परेड को डिफर कर दिया जाए और कैसे कंटिन्यू करना है इस परेड को, उसके ऊपर भी एक डेलिब्रेशन होना चाहिए। तो एक सजेशन दिया है कि हर साल होने की जगह ऐसा होना चाहिए कि 10 साल में एक बार हो, और जैसे इस बार 70 ईयर्स हो रहे हैं तो फिर नेक्स्ट जब मनाया जाए रिपब्लिक, तो जब रिपब्लिक 80 ईयर्स का हो तो उस टाइम पे मनाया जाना चाहिए, और ये जो फंड्स बचे उसको स्कूल में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन और अच्छे से हमारे कंट्री को डिफेंड कर पाए। ओके, नाउ कमिंग टू द आइडियाज पेज, इज इंडिया नियरिंग हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? तो इट इज़ बेसिकली कि जब बहुत सारे लोगों में, कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो कुछ लोग अगर हों जिनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है तो वो भी अपने आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो बाकी की कम्युनिटी में हो सकता है कि अडेप्टिव इम्यूनिटी हो सकता है कि नेचुरल इम्यूनिटी हो, पर किसी भी वजह से हो, तो जो लोग इम्यून नहीं भी है या उनका इम्यून रिस्पॉन्स कम भी है वो भी अपने आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज हर्ड इम्यूनिटी। तो अब ये आर्टिकल ये डिस्कस करने के लिए कि क्या इंडिया उसके करीब जा रहा है या नहीं। ठीक है, और इसके जो राइटर्स हैं सुरजीत एस भल्ला एंड खरन भसीन। तो भल्ला जो हैं वो तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IMF के, और जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान को, और भसीन जो हैं वो न्यू दिल्ली बेस्ड पॉलिसी रिसर्चर हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पे एक टेबल भी दिखाया है जहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन किया है पूरा वर्ल्ड का और कुछ कंट्रीज़ का, और इंडिया का भी डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि जून का, सितंबर और जनवरी का दिया हुआ है, और साथ में केसेस भी दिए हुए हैं और डेथ्स भी दी हुई हैं। तो इंडिया का आप देखो स्टार्टिंग में जून के टाइम पे हमारा कम था, ठीक है, वर्ल्ड एवरेज से देखा जाए तो हमारा कम था, और फिर जब सितंबर में लगभग उतना ही हो गया था, 4,000 4,500, और या फिर उससे ज़्यादा ही हो गया था कह सकते हैं। और अब जनवरी में अगर फिर से देखें तो वर्ल्ड एवरेज जहाँ पे 12,000 है वहाँ पे हमारा 7,000 है। ठीक है, तो इस वजह से अब ये चीज़ को डिस्कस यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, तो
तो अब कुछ लोग का कहना है, इसमें आर्टिकल में कहा गया कि कुछ लोग का कहना है दैट फॉल्स अलार्म आ रहा है कि वायरस जो है वो एंड हो रहा है, लेकिन अभी भी ये चल रहा है। और जैसे बताया कि ये सेकंड लेग अभी चल रहा है वायरस का पोस्ट जुलाई 2020, और ये माना जा रहा है कि पहले वाले से कम है। ठीक है, तो अब ये पहली बार देखा गया था कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार देखा गया था कि कंट्रीज जो है उन्होंने अपने यहाँ पे लॉकडाउन कर दिया था एज अ डेलिबरेट स्ट्रेटेजी टू काउंटर द वायरस। और मजे की बात ये कि जहाँ से वायरस शुरू हुआ वहीं से ये स्ट्रेटेजी भी शुरू हुई। तो अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि आज तक इतने सारे वायरस आए, इतने सारे फ्लू आए, पेंडेमिक्स आए, लेकिन कभी लॉकडाउन नहीं किया था। तो ये एक अलग ही स्ट्रेटेजी देखने को हमको मिली। तो क्या लॉकडाउन उसके लिए मतलब लॉकडाउन से ये चीज़ आज संभल रही है या फिर कुछ और रीज़न है? ठीक है, क्या ये स्ट्रेटेजी मतलब उतनी इफेक्टिव थी या नहीं थी? ठीक है, तो अब इस चीज़ का इन्होंने यहाँ पे एवोल्यूशन किया है। पहली बात तो यहाँ पे इन्होंने कही है कि लॉकडाउन्स वर्क एंड दे डोंट। ठीक है, तो अगर वो काम कर गए तो हम एक कंक्लूजन बिठा लेते हैं कि सही टाइम के लिए लॉकडाउन लगा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था। लेकिन आप इस चीज़ को कैसे समझाओगे कई कंट्रीज़ में कि लॉकडाउन के बाद, खासकर इंडिया में जैसे हमने देखा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद में भी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड जो था स्प्रेड का वो बहुत ज़्यादा था। तो फिर उसका वही आप जवाब दे देते हो कि क्योंकि लॉकडाउन को आपने जल्दी खत्म कर दिया और इन्फेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ था, जिसकी वजह से केसेस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन आया। ठीक है, तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो अगर वही लॉजिक यदि देखा, इस लॉजिक से यदि समझा जाए, तो अगर वायरस रीइमर्ज नहीं हुआ इन कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, ताइवान, थाईलैंड, तो इसका मतलब वहाँ का लॉकडाउन जो लगा वो सही पीरियड के लिए लगा। और अगर फिर से रीइमर्ज हुआ है जैसे वेस्टर्न यूरोप, यूएस वगैरह में, तो इसका ऑब्वियस रीज़न यही है कि लॉकडाउन जल्दी हटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम कंक्लूजन्स की बात कर रहे हैं तो लॉकडाउन का तो मतलब ये एक थोड़ा सा एक एम्बिग्यूअस टाइप का हो गया। तो एक कॉमन चीज़ है जो कि सारी सक्सेस स्टोरीज में है, दैट इज़ द वर्जन ऑफ 3T पॉलिसी। ठीक है, इसको प्लीज़ 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 नोट डाउन कीजिएगा। 3T पॉलिसी, दैट इज़ टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट। तो अब इनका कहना है कि आप कभी भी उठा के देख लो या कोविड के टाइम पे भी सारी कंट्रीज़ में उठा के देख लो, इस 3T पॉलिसी की वजह से जिन कंट्रीज़ में सक्सेस आई है उसका एक रीज़न तो ये रहा ही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स ने जो है अपनी टेस्टिंग कैपेबिलिटीज को सबसे पहले बढ़ा दिया था ताकि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट किया जा सके जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थे। ठीक है, ताकि उसका और ज़्यादा स्प्रेड ना हो पाए। नेक्स्ट इन्होंने जो ट्रेसिंग करी, यानी जो भी कॉन्टैक्ट में आ रहा था, जो एक बार अगर कोई इंसान पॉजिटिव आ गया है तो वो किस किस के कॉन्टैक्ट में आए हैं उनको ट्रेस करके उनको भी टेस्ट करना। ठीक है, और तीसरा फिर जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनको अलग अलग प्रोटोकॉल्स के थ्रू उनको ट्रीट करना। तो इसका मतलब ये है कि लॉकडाउन एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है सक्सेस के लिए। और क्योंकि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने जैसे इस बार लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन मतलब लेस देन अ डजन सक्सीडेड। 12 कंट्री से भी कम जो है कंट्रीज सक्सेसफुल हुई थी। ठीक है, लेकिन जो भी कंट्रीज सक्सेसफुल हुई थी ये पक्की बात है कि उन्होंने 3T पॉलिसी को ज़रूर इम्प्लीमेंट किया था। ओके, तो अगर वही हिस्ट्री उठा के देख ले तो आज तक कभी किसी कंट्री ने ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं किया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो वायरसेस कम कंटेजियस थे? तो यूएस की स्ट्रेटेजी जो थी ऑफ कन्फ्रंटिंग 1957-58 फ्लू, वहाँ पे एक 57-58 में एक फ्लू आया था जो काफ़ी डेंजरस था। तो उसको इन्होंने एक जगह पे डिस्कस किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट में डाला हुआ है, एक आर्टिकल था लॉकडाउन्स एंड क्लोजर्स वर्सेस कोविड-19। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब यूएस का ये स्टोरी को डिस्कस किया गया है। तो यूएस का मतलब मानना है कि ये एक्सपीरियंस जो उनका कॉमन फ्लू का था 57-58 का, इट वाज मच वर्स देन एनी एक्सपीरियंस बिफोर, और उसके बाद में भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया है। ठीक है, और ये एबल लीडरशिप थी उस टाइम पे यूएस अथॉरिटीज़ की अंडर डीए हेंडरसन, जिसकी वजह से वो फ्लू को फेस कर पाए विदाउट लॉकडाउन। तो क्या उस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी रही थी? तो बेसिकली स्ट्रैटेजी वही थी जो कई सालों से हर कंट्री में लगाई जा रही थी कि कोशिश करके लोगों को आइसोलेट करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। हाँ, ये है कि 57-58 में कुछ स्कूल्स को उन्होंने बंद कर दिया था और कुछ वर्क प्लेसेस को कर दिया था, लेकिन वो एक तरीके से 3T का ही वर्जन था। उन्होंने कभी भी पूरा लॉकडाउन नहीं लगाया था। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अब इन्होंने जैसे इंडिया का पैटर्न डिस्कस किया है सितंबर और अभी का, तो अभी मैंने आपको चार्ट भी दिखाया। तो उस टाइम पे हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, सबको बहुत ज़्यादा सब वरीसम हो गए थे सितंबर एंड में कि एक्सपर्ट्स और मीडिया का ये मानना था कि इंडिया का काफ़ी ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस रहा है। और अभी जो लेकिन हमको कंक्लूजन देखने को मिल रहा है, तो ये कह सकते हैं कि उस टाइम पर उनका ये ऑब्जर्वेशन पूरी तरीके से सही नहीं था। ठीक है, उस टाइम पर जैसे हमारा जो एवरेज था वो वर्ल्ड एवरेज के बराबर या फिर
मेना कंट्री क्या है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, तो लगभग उनके बराबर था। आज वो लोग, आज मेना कंट्रीज और वर्ल्ड का एवरेज तो लगभग सेम है, 12,000 12,500, लेकिन हमारा अभी उनसे काफ़ी कम है, ठीक है, उनसे 1/3 कम है, 2/3 पे हम लोग, ठीक है। और डेथ भी जो है, डेथ पर मिलियन का एवोल्यूशन भी जो है वो भी सिमिलर ही रहा है। डेथ्स कंपेरेटिवली हमारे यहाँ पे इंडिया में कम रही हैं। इससे दो कंक्लूजन्स यहाँ पे इन्होंने निकाले हैं। पहली बात तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है वैसे, कि जो पुअरर कंट्रीज हैं उनमें देखा गया है दैट दे हैव बीन अफेक्टेड लेस एडवर्सली देन द रिचर, ठीक है, ये बात तो चलो ठीक है, फैक्ट है कि जो पुअरर कंट्रीज हैं उनको देखा गया है कि इनके ऊपर लेस अफेक्ट आया था एज कम्पेयर टू रिचर कंट्रीज, ठीक है, या ज़्यादा एडवांस इकोनॉमीज। इसका इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन या पॉसिबिलिटी दी है कि पुअरर कंट्रीज़ को अभी तक बहुत ज़्यादा डिजीजेस और बुरा सैनिटेशन, बैड सैनिटेशन को फेस करना पड़ा है, और वो आज तक इन चीज़ों के साथ में ही जीते आ रहे हैं, ठीक है। दे हैड टू लिव लॉन्गर विद डिजीजेज एंड बैड सैनिटेशन, जिसकी वजह से इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट मेक देम लेस प्रोन टू इन्फेक्शंस, ठीक है। सिटेरिस पेरिबूस, हाँ ये टर्म याद रखिएगा, सिटेरिस पेरिबूस, यानी कीपिंग दी अदर थिंग्स एज कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब दूसरा इन्होंने कहा है, एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिया है, वो ये है कि ईस्ट एशिया में भी कम कोइंसिडेंस देखा गया है कोविड-19 का, अगर चाइना को हटा भी दें तो इसका भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है कि दिस रीजन हैज़ हैड ग्रेटर एक्सपीरियंस विद फ्लू। इनको पहले से कई सारे फ्लूज का सामना करना पड़ा है, एवियन फ्लू वगैरह का, जिसकी वजह से यहाँ पे भी लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, ठीक है। अब बात आती है हमारी हर्ड इम्यूनिटी की, क्या हम उसकी तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हमारा फोरकास्ट वैसे था कि अप्रैल तक आते आते करीब 12 मिलियन इन्फेक्शंस होंगे, और अभी का जो फोरकास्ट है वो हमको देखने को मिल रहा है कि कम हो गया है, 10.5 मिलियन इन्फेक्शंस पे शायद तब तक आ जाएं हम लोग, और लगभग मई जून तक ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली है, कुछ स्टेट्स कैचअप कर रहे हैं। तो जैसे आंध्र प्रदेश का स्टेट हो गया, आसाम हो गया, बिहार हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, झारखंड, गोवा, तो यहाँ पे तो फ्लैटनिंग हमने देख ली है कि यहाँ पे फ्लैटनिंग होने लगी है, और दूसरे जो स्टेट्स हैं कर्नाटका और महाराष्ट्र, वो भी अब कैचअप कर रहे हैं, ठीक है। तो कैन वी इन्फर इस चीज़ से कि वैक्सीन आने से पहले पहले हमारे पास में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो हकीकत है कई सारी जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ है, जैसे आपको बताया वियतनाम, ताइवान, तो इन लोग ने तो अपने इन्फेक्शंस को काफ़ी अर्ली स्टेज पे कंट्रोल कर लिया था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे शायद उनके यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था नहीं, और इस वजह से उसको हम हर्ड इम्यूनिटी से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, और यही रीज़न सब सहारन अफ्रीका में भी है। लेकिन इंडिया में हमारे पास में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हुए थे, काफ़ी ज़्यादा हम लोग पीक पे जा चुके हैं। तो अब इंडिया इसलिए इस रीजन में स्टैंड आउट कर रहा है विद अ फ्लैटनिंग कर्व, और दिस कैन बी a proof ki that we are approaching, or almost we have approached towards the herd immunity. Okay. ओके अब ये जो आर्टिकल है ये देखो फिर से बजट के ऊपर आया। अभी एक बजट के ऊपर आर्टिकल आया था जहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स लिए जा सकते हैं वो प्रपोज किए गए थे। तो अब यहाँ पे आज बैंकिंग रिलेटेड आया है, तो आप वही कीजिए कि जैसे आपको कल तरीका बताया था कि एक टॉपिक में एक्स्ट्रा जो भी आपकी शीट्स वगैरह हैं उनको ऐड करते जाइए, तो ये बजट में आप ऐड कर देना, अभी आने वाले दिनों में और ऐसे आर्टिकल्स आएंगे, ठीक है। तो वे आउट फॉर द बैंक, तो अब अपकमिंग बजट में ये कहा गया है कि उसमें प्रपोजल हो सकता है फॉर अ बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, BIC का प्रपोजल आ सकता है जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग को बैंक्स में एक फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब एक जो ग्रोथ स्ट्रेटजी होगी वो एक तरीके से प्रीडोमिनेंटली बैंक लेड होगी, ठीक है। तो उसमें बैंक्स के ऊपर एक बर्डन है कि जो अभी पेंडेमिक का इम्पैक्ट पड़ा है बैलेंस शीट्स के ऊपर, उसको बैलेंस करना विद द कंट्रीज इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है, रिकवरी और जो इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ा है उसको किसी तरीके से मैनेज करना, ये बैंक्स के ऊपर बर्डन आएगा, ठीक है। और इसका ज़्यादातर बर्डन भी जो आएगा वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर आएगा जो कि बैंकिंग सेक्टर को डोमिनेट करते हैं। तो अब जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी मतलब काफ़ी ज़्यादा फिजिकली कंस्ट्रेंड है, तो वो इस तरीके के दूसरे ऑल्टरनेटिव्स देखेगी ताकि ये बर्डन को कम किया जा सके। तो हो सकता है कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी जो हैं वो भी बढ़ जाएं जुलाई सितंबर क्वार्टर तक आते आते, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर रिकैपिटलाइजेशन बैंक्स का किया जाता है तो वो भी ऐसा स्टेप भी हम एकदम से उठा नहीं सकते, क्योंकि पहले भी ये किया गया है तो उसको भी स्क्रूटनाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। तो 2015-16 से लेकर 19-20 तक अगर देखें तो इस टाइम पे करीब 3 लाख करोड़ का ऑलरेडी कैपिटल इन्फ्यूजन किया जा चुका है, और उसके बाद भी बैंक
बैंक्स जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो कैग है उसने भी इस चीज़ की डिटेल्स मांगी हुई हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने, कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन जो किया गया है उसका प्रॉपर डिटेल दो कि किस तरीके से कैपिटल को आपने बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब ये जो बीआईसी है, ये याद रखना, इसको प्रपोज किया था पीजे नायक कमेटी ने, ठीक है। किसने प्रपोज किया था? पीजे नायक कमेटी ने प्रपोज किया था बीआईसी को। और ये कमेटी कब बनी थी? आरबीआई ने कमेटी बनाई थी 2014 में, ठीक है। 2014 में ये कमेटी बनी थी टू एग्जामाइन गवर्नेंस एट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। याद रखना इसका पर्पस क्या था? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है उसका गवर्नेंस एग्जामाइन करना, ठीक है। तो अब इस कमेटी ने बोला कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस तरीके से उनका गवर्नेंस इतना बुरा ही रहा तो रिकैपिटलाइजेशन करने का भी फायदा नहीं है, वो केवल और केवल नुकसान देगा उसके मेन शेयर होल्डर को, यानी कि गवर्नमेंट को। तो उसने दो ऑप्शंस ऑफर किए थे, ठीक है। एक तो उन्होंने कहा कि या तो आप प्राइवेटाइज कर दो, ठीक है, और दूसरा कहा कि या तो कंप्लीटली जो बैंक गवर्नेंस है उसका ओवरहॉल कर दो। तो ओवरहॉल ऑफ बैंक गवर्नेंस का जो मतलब था वो ये था कि ग्रेजुअली गवर्नमेंट जो है उसके ऑपरेशन से डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, डिसएसोसिएट हो जाए, एक तरीके से उसके गवर्नेंस में ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहे, ठीक है। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसके गवर्नेंस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व ज़्यादा ना रहे। तो इसके लिए एक 3 स्टेज प्रोसेस की बात की गई थी कि किस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर बैंक के बोर्ड हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके और प्रोफेशनली मैनेज कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स आएँ, ठीक है। और बाद में क्या करना होगा इनको कि एक बीआईसी ओनर जो है उसने पहले तो मतलब मैनेजमेंट वगैरह को इंडिपेंडेंटली संभाला, उसके बाद में ही विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एन ओनर टू एन इन्वेस्टर। अब इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो यही रहेगी कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को बैंक्स में बचाना बाय रेजिंग द रिटर्न्स टू द गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स जाएं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके डिटेल्स में जाना फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीआईसी का कैसे काम रहेगा, कैसे पूरा मैनेज होगा, ठीक है। और उसकी ओनरशिप और गवर्नेंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रुशियल हो जाती है। तो ना केवल बीआईसी के कंपोजिशन में टैलेंट और एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है बट फ्रीडम की भी ज़रूरत है। अगर फ्रीडम नहीं रहेगा तो फिर वही होगा कि जो पहले से आज तक चला रहे वही स्टेटस को चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखा हुआ है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के केस में, जो कि एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होना चाहिए था और उसके बाद वो बीआईसी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो बीआईसी के आने से पहले तक के लिए केवल बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का उसको कंस्ट्रक्ट किया जाना था एक्चुअली में, ठीक है। तो ये कब बना था? 2016 में बना था। और इसका पर्पस क्या था कि जो सीनियर बोर्ड मेंबर्स और मैनेजमेंट है उनका सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट ये एडवाइस करे, ओके। और वैकेंसीज ना हो ताकि प्रॉपरली अपॉइंटमेंट जो है वो प्लान रहे, वैकेंसीज ना रहे और पूरा सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए ये लोग इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि इनके एडवाइस को इतना ज़्यादा माना नहीं जाता है, ओके। तो अपॉइंटमेंट्स भी जो है वो टाइम पे नहीं होते। अब वही रीज़न है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ओरिजिनली जो इसका स्ट्रक्चर सोचा गया था, कंसीव किया गया था, उसमें 3 सीनियर बैंकर्स होने थे बस। लेकिन इसके बाद में इसको एक्सपेंड कर दिया कि अब भाई इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स आरबीआई के भी आएंगे और गवर्नमेंट के भी आएंगे। तो वही है कि गवर्नमेंट का इसमें एक वो आ गया, अब इंडिपेंडेंस चला गया। तो अब गवर्नमेंट को यही इंश्योर करना है। अब ये देखो, ये ऑथर के व्यूज़ हैं, ठीक है। तो आप ये व्यूज़ अपने पास में ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। वही होता है कि जब प्रोस कॉन्स वगैरह लिखने हो, फेवर और अगेंस्ट में लिखना हो, तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अब ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि बीआईसी जो है उसका नेसेसरी फ्रीडम बना रहे और गवर्नमेंट जो है अपना रोल थोड़ा सा सर्कमस्क्राइब कर दे। तो अब जो भी रिफॉर्म्स ये लिए जाएंगे वो उसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट अपने आप को कितना ज़्यादा डिसोसिएट कर पाती है और कितना ज़्यादा बीआईसी को एम्पावर कर पाती है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, ठीक है। तो इसके लिए नायक कमेटी ने सजेस्ट किया था कि एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट होना चाहिए बीआईसी और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। बीआईसी और गवर्नमेंट के बीच में भी एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट होना चाहिए। तो वही था कि बीबीबी को एक तरीके से टेम्पररी अरेंजमेंट बनाया गया था बोर्ड अपॉइंटमेंट्स के लिए बिफोर इट वुड बी सबस्यूम्ड बाय द बीआईसी। तो अब जो है बीआईसी का भी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। भाई अगर आपका मेन गोल जो है वो कैपिटल रेज करना है तो वो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। उसी तरीके का पोर्टफोलियो इनको बनाना चाहिए ताकि फिर जो भी बैंक्स वगैरह हैं वो उस तरीके का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो अब इस चीज़ को लेकर आरबीआई ने थोड़े रिजर्वेशंस रखे हैं कि बीआईसी का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि वो इन्वेस्टर्स को इस बारे में प्रॉपरली हर चीज़ के बारे में बता पाए, ठीक है। आप अट्रैक्ट तो करना चाह रहे हो इन्वेस्टमेंट और अपने कैपिटल रेजिंग आप करना चाह रहे हो, लेकिन इन्वेस्टर्स इतना ज़्यादा रिस्क रिटर्न वगैरह असेस नहीं कर पाएंगे बीआईसी के थ्रू, ठीक है। तो अब बात ये आ जाती है कि अगर
गवर्नमेंट का ओनर से एक पूरा इन्वेस्टर में ट्रांसफॉर्म होने में, ट्रांजिट होने में इतना ज़्यादा वक्त लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं और हो भी सकता है कि ना हो पाए विद द रिजर्वेशंस ऑफ आरबीआई एंड ऑल। तो इजंट इट बेटर कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए? तो इन्होंने लास्ट में यही सजेस्ट किया है कि प्राइवेटाइजेशन एक बेटर ऑल्टरनेटिव होगा और बजट इस टाइम पे एकदम परफेक्ट एक मोमेंट है जिस टाइम पे इस स्टेप को अनाउंस किया जा सकता है कि बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट्स को रिपील कर दिया जाए और एसबीआई एक्ट को भी रिपील कर दिया जाए। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि एग्रीकल्चर वाला जो आर्टिकल आया था उसमें भी लास्ट में यही कहा हुआ था कि उसमें ये चीज़ कही थी कि बैंक का जो स्टेक है उसको घटा के 51% तक बस कर दिया जाए और कुछ हद तक प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो अब यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट को पूरी तरीके से रिपील कर दो। ओके, अब आते हैं एक्सप्लेन सेक्शन में। तो सबसे पहला यहाँ पे एक्सप्लेन का जो आर्टिकल है वो जलीकट्टू के ऊपर आया है, प्राइड एंड पॉलिटिक्स। तो बेसिकली अब यहाँ पे तो वैसे इन्होंने पॉलिटिक्स वगैरह भी काफ़ी डिस्कस की है, तो वी वोंट गो मच इनटू दैट। और जलीकट्टू का क्या रेलेवेंस है, क्या एक कल्चरल प्राइड की तरह है, हम थोड़ा वो चीज़ों को देखेंगे। ओके, तो अभी एक आया क्यों इशू, क्योंकि तमिलनाडु में वही असेंबली इलेक्शंस होने हैं जिस वजह से आया है और पोंगल फेस्टिवल का टाइम है, तो जलीकट्टू इस टाइम पे ही प्रैक्टिस किया जाता है। और पहले भी दोनों गवर्नमेंट जो है, चाहे अभी की गवर्नमेंट या पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो जलीकट्टू के स्टैंड के ऊपर इन लोग काफ़ी ज़्यादा पब्लिक एंगर फेस कर चुके हैं। एक कंट्रोवर्शियल स्पोर्ट रहा है ये और बहुत ज़्यादा लीगल बैटल्स इस पे लड़ी गई है। ओके, तो नाउ दिस इज कॉल्ड अ सिंबल ऑफ तमिल कल्चर। जलीकट्टू इज अ सिंबल ऑफ तमिल कल्चर। ये है क्या, ये बेसिकली एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है जो कि खासकर मनाया जाता है मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुकोट्टाई और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, और इसी बेल्ट को जलीकट्टू बेल्ट कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जलीकट्टू बेल्ट क्या है, तो आप तमिलनाडु के इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताओगे। नाम मैं दोबारा नहीं दोहरा रही हूँ, दे आर अ बिट टफ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, और जलीकट्टू जो है वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में मनाया जाता है ड्यूरिंग द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल। ये 2000 साल पुराना कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है और ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे बुल ओनर्स जो होते हैं उनको ऑनर किया जाता है कि उन्होंने बुल्स को रियर किया है फॉर मेटिंग। तो ये एक वायलेंट स्पोर्ट है और इसमें कंटेस्टेंट्स क्या करते हैं, वही अवार्ड जीतने के लिए, प्राइज जीतने के लिए बुल को टेम करते हैं। ओके, और अगर हार गए तो दूसरा बुल ओनर जीत जाएगा, ऐसा। और अभी क्या है कि बुल्स का रेलेवेंस एक्चुअली में काफ़ी घट चुका है। क्यों? क्योंकि फार्म सेक्टर बहुत ज़्यादा मैकेनाइज हो चुका है और अब बुल ओनर्स को कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है, मतलब उनको ब्रीड क्यों करें। तो अब जो यहाँ का जो बुल्स, मतलब यहाँ की कम्युनिटी जो ट्रेडिशनल या लोकल ब्रीड कह लेना चाहिए, उसको बचाए रखने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए केवल ये जलीकट्टू मनाया जाता है और इसीलिए बुल ओनर्स को थोड़ा ऑनर दिया जाता है कि वो इनको ब्रीड करें। ठीक है, तो बस एक यही इनके पास में ऑब्जेक्टिव रह गया है। और जलीकट्टू जो है ये एक ट्रेडिशनल वे है कि पीजेंट कम्युनिटी जो है वो अपनी प्योर ब्रीड नेटिव वुल्स को बचाए रखें। ठीक है, तो वैसे कैटल ब्रीडिंग एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, पर जलीकट्टू जो है, जलीकट्टू के लिए यहाँ पे खुद से वो उसको रियर करते हैं, खुद से उनको मेट करवाते हैं एंड दे रियर देम फॉर मीटिंग। एंड इस वजह से मतलब कंजर्वेशनिस्ट का कहना है कि ये जो जलीकट्टू है ये एक तरीके से एक तरीका है कि इन मेल एनिमल्स को बचाया जाए, वरना इनका यूज़ केवल फॉर ईटिंग देयर मीट, इस चीज़ के लिए केवल किया जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ की नेटिव कैटल ब्रीड्स हैं जो जलीकट्टू के लिए यूज़ की जाती है उनको भी नोट डाउन कर लो। कांगायाम, पुलिकुलम, उम्बालाचेरी, बरूगुर और मलाई माधु। ठीक है, और इनके जो ओनर्स होते हैं ये प्रीमियम ब्रीड्स के, उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। अब ये लीगल बैटल का सब्जेक्ट क्यों रहा है, क्योंकि एनिमल राइट्स के ऊपर लीगल बैटल शुरू हो गए थे 1990s में। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने 1991 में एक नोटिफिकेशन दिया था कि जो भी एग्जीबिशन किया जाता है बियर्स, मंकीज, टाइगर्स, पैंथर्स, डॉग्स का, वो ना किया जाए, जिसको चैलेंज किया गया था इंडियन सर्कस ऑर्गेनाइजेशन ने इन दिल्ली हाई कोर्ट। और 1998 में फिर डॉग्स को इस नोटिफिकेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, तो आप डॉग्स को जो था कि यूज़ कर सकते हो इन एग्जीबिशन वगैरह। अब जलीकट्टू पहली बार लीगल स्क्रूटिनी में आया था 2007 में, जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है इंडिया का, उसने एक एनिमल राइट्स ग्रुप है एक पीटा, ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पीटा, इन्होंने पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट जलीकट्टू और साथ में बुलोक कार्ट रेस के लिए भी। ठीक है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उस टाइम पे लेकिन किसी तरीके से वो बैन को कैंसिल करवा दिया था एक अपना लॉ पास करके। फिर 2011 में जब यूपीए रेजीम थी तो उन्होंने बुल्स को भी इस लिस्ट में डाल दिया था कि इनको मतलब एग्जीबिशन वगैरह में ये प्रोहिबिटेड है। और जस्ट बिफोर कमिंग ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था बुल टेमिंग स्पोर्ट को। ठीक है, तो अब ये लीगल है या बैंड है, तो एक्चुअली में केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और स्टेट गवर्नमेंट ने हालांकि इसको लीगलाइज किया हुआ है अभी। ओके,
तो वही था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपना ऑर्डिनेंस वगैरह करके पास करके सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर दिया था, और इसलिए जल्लीकट्टू अभी भी वहाँ पे प्रैक्टिस अभी फिलहाल किया जा रहा है। ठीक है, तो पेटा ने जो है स्टेट मूव को चैलेंज किया है और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। तो अभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दिया हुआ है। अब मेन क्वेश्चन ये आ गया है कि क्या जल्लीकट्टू ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए एज अ कल्चरल राइट ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो इसके लिए इन्होंने कोट किया है आर्टिकल 29 जो कहता है दैट कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हु आर रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया या उसके किसी भी पार्ट में जिनकी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और एक कल्चर है, तो वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का उनके पास में पूरा अधिकार है। दे हैव द राइट टू कंजर्व इट। ओके, और इसलिए अब तमिलनाडु ने ये पास किया था, और कर्नाटका ने भी ऐसा ही लॉ पास किया था अपने स्पोर्ट, जो कि कंबाला स्पोर्ट है, वो रेसिंग के लिए होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। और ऐसा ही अटेम्प्ट महाराष्ट्र ने भी किया था, लेकिन इसको चैलेंज किया हुआ था। तो अभी तमिलनाडु और कर्नाटका के अलावा बुल टेमिंग और रेसिंग जो है बाकी जगहों पे बैंड है, और दूसरे स्टेट्स में भी इसको बैन कर दिया गया, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र में। ओके, अब पॉलिटिक्स वगैरह क्या चल रही है कि 2009 में डीएम के रेजीम ने नोटिफिकेशन दिया था जल्लीकट्टू के फेवर में, 2011 में अमेंडमेंट हुआ। ओके, फिर यूपीए रेजीम को बैन किया जा रहा था, और बीजेपी की भी एक इंडिफरेंट अप्रोच रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने भी कंट्रोवर्सी में ज़्यादा दखल नहीं दिया था, जिसकी वजह से 2017 में चेन्नई में अपराइजिंग हुई थी, जो हज़ारों लोगों ने अटेंड किया था, और उसमें एंटी मोदी स्लोगन्स वगैरह उसमें कहे जा रहे थे। तो वो दोनों पार्टीज जो हैं, बीजेपी और कांग्रेस, एक दूसरे के साथ में कम्पीट कर रही हैं कि कौन जल्लीकट्टू को ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब यही सब इसलिए आपने देखा होगा राहुल गांधी वहाँ जाके कह रहे थे कि इसको प्रिजर्व करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज ऑन हुबारा, दैट इज हंटेड बाय यूएई रॉयल्स एट पाक इनवाइट। अभी इसको हंट किया गया है, तो ये एशियन हुबारा है। ओके, तो अभी 11 मेंबर्स आए थे यूएई रॉयल फैमिली के बलोचिस्तान में टू हंट द इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड। ये हुबारा बस्टर्ड जो है, ये इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड और वल्नरेबल बर्ड है, और इसको उसके बाद भी पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ने लाइसेंस देकर इनको इनवाइट किया था कि आप आके हंट करो। पर ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार हो चुका है। इस तरीके के कंट्रोवर्शियल प्राइवेट हंटिंग एक्सपीडिशंस हो चुके हैं, और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बैन लगाने के बावजूद भी देखो वही चीज़ है कि इस तरीके की चीज़ें हर कहीं चलती है। तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए बोल लो, या किसी भी या यहाँ पे जैसे हो गया टूरिज्म बढ़ाने के लिए कर लो, लेकिन एक तरीके से हर कहीं का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो कायदे से इसको बैन करना चाहता है इन चीज़ों को। तो उन्होंने भी 2015 में किया था, लेकिन अगले साल फिर इनका ये जजमेंट रिवर्स हो गया था। तो हुबारा बस्टर्ड है क्या, ये याद रखना, ये लार्ज टेरेस्ट्रियल बर्ड है जो कि पाई जाती है एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में पाई जाती है। तो इसकी 2 वैरायटीज़ पाई जाती हैं, अफ्रीकन हुबारा है एक तो, और एशियन हुबारा है। ठीक है, ये 2 अलग स्पीशीज़ हैं। फाइन, तो जो एशियन हुबारा है वो जो यहाँ की हमारे इंडिया में पाई जाती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उससे रिलेटेड है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। ओके, तो क्या होता है कि ये जो हुबारा बस्टर्ड्स हैं, ये सेंट्रल एशिया में ब्रीड करती हैं, और स्प्रिंग के टाइम पे ये अपना विंटर्स वगैरह जो है सेंट्रल एशिया में ब्रीड करके, और उसके बाद में विंटर्स वगैरह के टाइम पे ये पाकिस्तान की तरफ आ जाती हैं, साउथ आ जाती हैं, अरेबियन पेनिनसुला और नियर बाय साउथ वेस्ट एशिया में। ठीक है, तो कुछ एशियन हुबारा बस्टर्ड्स जो हैं, दे ऑल्सो लिव इन ब्रीड इन पार्ट्स ऑफ ईरान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ओके, तो अब इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इंटरनेशनल फंड फॉर हुबारा कंजर्वेशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कितना मतलब एंडेंजर्ड और कितना वैल्यूएबल एक वो है, उसने बर्ड है। तो इसमें इन्होंने बताया था कि 42,000 एशियन हुबारा बस्टर्ड्स हैं और 22,000 नॉर्थ अफ्रीकन हुबारा बस्टर्ड्स हैं। और अब ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है, इसका मेन रीजन इन्होंने बताया था बिकॉज ऑफ पोचिंग, अनरेगुलेटेड हंटिंग और डिग्रेडेशन की वजह से। ठीक है, अब इसको हंट क्यों किया जाता है, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े लैंड दे दिए जाते हैं बाकायदा कि आप यहाँ पे आओ हंटिंग करो। जो भी गल्फ कंट्रीज के आते हैं, डिग्नेटरीज, यूएई, सऊदी अरेबिया और दूसरी कंट्रीज से आते हैं, तो वो हर साल यहाँ पे आके बर्ड्स को हंट करते हैं, और एक उनको उसको स्पोर्ट की तरह भी लेते हैं, और बिकॉज ऑफ इट्स मीट ऑल्सो, बिकॉज इट इज सपोज टू हैव अफ्रोडीसियाक क्वालिटीज, यानी कि इट इंक्रीजेज द सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। ओके, और इसका मीडिया कवरेज करना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि लेकिन इसका जो हंट किया जाता है बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है। ओके, तो अब पाकिस्तान अरब रॉयल्टी को क्यों अलाउ करता है, तो पिछले 40 सालों से ये इनको अलाउ कर रहे हैं कि ये इन्विटेशंस देते हैं पावरफुल वेल्दी अरब्स को कि आप यहाँ पे आके इनको हंट करो इन द डेजर्ट्स ऑफ बलोचिस्तान एंड पंजाब। याद रखना, बलोचिस्तान और पंजाब में खासकर ये आके रहते हैं, और यहीं पे ही हंट किया जाता है टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज रिलेशंस विद द गल्फ नेशंस। तो वही अपने इंटरनेशनल रिलेशन को बढ़ाने के लिए उस जानवर को, प्राणी को मरवाते हैं। ठीक है, तो अरब हंटर्स पहली बार 1960s में आना चालू किए थे, और उसके बाद से इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होने लगी।
ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में होता है, यहाँ पे भी एक्सपेडिशंस होते थे ऑन द बॉर्डर ऑफ राजस्थान, जहाँ पे अरब रॉयल्टी आते थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को हंट करने के लिए, लेकिन उसके बाद में फिर इस चीज़ को बैन कर दिया गया था 1972 में, ठीक है। और हुबारा को भी जैसे मैंने बताया 2015 में बैन किया था। फिर उसको लेकिन उसको चैलेंज करते हुए गवर्नमेंट ने बोला कि वेल्दी अरब जो है ये अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं, ठीक है। बलूचिस्तान वगैरह जो है वहाँ के डेजर्ट अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं, तो आप ये सोचो कि वो इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वगैरह लेकर आते हैं उन हंटिंग फील्ड्स में, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डलेगा पाकिस्तान के रिलेशंस का के ऊपर विथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज, तो इस वजह से इस बैन को हटा दिया गया था, ठीक है। तो 2014 का जैसे एग्जाम्पल दिया है कि सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस था उसने यहाँ पे आके करीब 2100 पूरा उनका साथ में जो लोग भी आए थे 2100 हुबारा बस्टर्ड्स को उन्होंने शॉट डाउन किया था, और जिसकी वजह से नेशन वाइड आउटरेज हुआ था और उसके बाद ही ये बैन लगा था, ओके। तो ये जो डिस्कशन हुआ इसी के बेस पे आपका आज का क्वेश्चन है। सो योर क्वेश्चन इज मेन्स आंसर राइटिंग आपको अटेम्प्ट करनी है, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन, ये गांधी जी का कोट है, ठीक है। द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड, ठीक है। जो नेशन की ग्रेटनेस होती है, उसकी मॉरल प्रोग्रेस होती है, उसको उस तरीके से जज कर सकते हैं जिस तरीके से वहाँ के एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है। नाउ यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द रिसेंट इवेंट्स, जो भी अभी एनिमल्स के रिलेशन में एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है उसके रिलेशन में जो भी अभी इवेंट्स हुए उसकी लाइट में आपको उसको एनालाइज करना है, ओके। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द दिस सेक्शन टुडे, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, कीप लाइकिंग देम, शेयरिंग देम एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।